दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण था उसके बारे में। प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों ही चरण जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोनों ही चरणों के बारे में वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम तीसरे चरण के बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो आपका तीसरा चरण था इसका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है। तो इसका टाइम पीरियड देखिए 1919 से लेकर के 1947 तक का इसका टाइम पीरियड है। मैंने आपको देखो जो चरण है तीनों उनके आपको टाइम पीरियड जरूर पता हो। जैसे कि एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जो आपका पहला चरण था वो आपका 1885 से लेकर के 1905 तक रहा था। ठीक है ना। 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 में क्या बंगाल विभाजन तक आपका प्रथम चरण रहा था। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पता होगी। अब देखिए और दूसरा चरण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे चरण का टाइम पीरियड कब से कब तक था 1905 से लेकर के ये आपका टाइम पीरियड था 1919 तक। यानी कि आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय तक आपका दूसरा चरण रहा है। और तीसरा चरण आपका इसके बाद है 1919 से लेकर के जब तक हमारा भारत देश आज़ाद होगा तब तक आपका रहेगा ये तीसरा चरण। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखिए अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा समझेंगे सारी ही चीज़ों के बारे में। ये टाइम पीरियड आपको क्लियर है 1919 से लेकर के 1947। ठीक है। अब इस बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या जो भी इंपॉर्टेंट काम हुए हैं इतने सालों में 1919 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, आप चार्ट इसको बना सकते हो, मैं आपको जो भी फैक्ट होंगे वो बताता चलूंगा। सबसे पहले देखिए नील की खेती। नील की खेती इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कब हुई थी। अब इसको मत देखना लेकिन ये आपको याद रखना है कि नील की खेती से जो रिलेटेड है क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो वो ये बनेगा कि नील की खेती से संबंधित एक आंदोलन है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया था, चंपारण। ठीक है, चंपारण एक जगह का नाम है, एक बिहार में एक जिला है चंपारण। ठीक है ना, तो चंपारण आंदोलन चलाया गया था या सत्याग्रह भी इसको कह सकते हैं। ये कब चला था 1916 में। देखिए गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, मेन आपको ये याद रखना है कि 1917 में जो टाइम पीरियड है 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार। देखिए जो अंग्रेज लोग थे लगान लेते थे किसानों से और जबरदस्ती जो चंपारण के लोग थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। और नील की खेती देखिए एक ऐसी होती है कि जहाँ पर नील की खेती होगी वहाँ पर कोई और फसल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो नील की खेती एक बंजर कर देती है भूमि को। यानी कि जहाँ नील की खेती हो रही है वहाँ सिर्फ नील ही की ही खेती हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता वहाँ। तो ये और लगान ज़्यादा लेते थे। और देखिए कितना भाग लेते थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उन्हें जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना ज़रूरी था। तो यानी कि अंग्रेजों ने यह कहा कि अगर किसी के पास 20 बीघे ज़मीन है तो वो क्या करेगा, उसमें से 3 बीघे ज़मीन पर नील की खेती ज़रूर करेगा। तो ये उन पर एक क्या था, प्रेशर था अंग्रेजों की तरफ से। तो ये गांधी जी ने चलाया था चंपारण। ठीक है, ये आप सभी को याद रहेगा। 1917 1918 का टाइम था ये, 1917 या 1918। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या है, देखिए इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। खिलाफत से आपको एक नाम याद रखेंगे आप, खलीफा। खिलाफत से याद रहेगा, ठीक है ना, खलीफा। अब एक खलीफा क्या था, तो खलीफा एक कह सकते हैं मुसलमानों का गुरु। ठीक है ना, खलीफा यानी कि मुसलमानों का गुरु आप इसको कहेंगे। और ये कहाँ रहता है, ये रहता था आपका तुर्की में। तो उनके खिलाफ वहां पर आंदोलन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस पद को बचाने के लिए, खलीफा एक पद होता है पहली बात तो, ठीक है, खलीफा एक पद होता है। इस पद को बचाने के लिए भारत में मुसलमानों ने आंदोलन किया था। इतना आपको याद रखना है। कब हुआ था ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो 1919 का ये टाइम पीरियड था जब ये आंदोलन भारत में हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है अखिल भारतीय खिलाफत समिति। ये 1919 का टाइम पीरियड आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन से। और खलीफा ये नाम आपको जरूर याद रखना है, कहाँ का है, तुर्की का है, एक पद है। इस पद को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा किया गया था। हालांकि हिंदुओं का भी बहुत सहयोग था इस आंदोलन को करने में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। अब ये असहयोग आंदोलन कब हुआ है और क्या इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। देखिए ये आपको पहली बात तो 1920 एक ईयर है, 1920 ये आपको याद रखनी है।
ईयर 1920, इस समय हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। तो इसमें क्या था, जो भारत के लोग थे वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे, तो जिसमें सहयोग ना किया जाए उसी को असहयोग कहा जाएगा, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, 1920 में चलाया गया था, ठीक है। चलिए, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। 1920 में आपका क्या था, ये आपका असहयोग आंदोलन है, ठीक है। ऐसे यहाँ से एक चीज़ और याद रख लेना, हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा। 1920 और 1930 में आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, 1930 में। तो 1920 और 1930 दोनों ही ईयर आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ठीक है भाई। 1920 में आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, और 1930 में कौन सा हुआ था, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। जैसे कि अभी आगे आएगी वो चीज़, अभी मैं आपको बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सारे पीडीएफ में, और ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर जाकर के आप इनको ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है यहाँ पर। ये देखिए, 1924 में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, यानी कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, नाम आपको जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नाम। देखिए यहाँ पर जो नाम है मैं उसी को हाईलाइट कर देता हूँ, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। हालांकि और भी लोग थे इनके साथ, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, बहुत सारे थे इसमें, लेकिन जो स्थापना की थी वो की थी सचिंद्र सान्याल ने, ठीक है। चलिए, सचिंद्र सान्याल ने। और ये HRA जो थी, HRA ये एसोसिएशन यानी कि एक संस्था है, भारतीयों द्वारा बनाई गई संस्था है एक, और क्रांतिकारी ही इसके अंदर थे, ठीक है ना। जो भी हिंसात्मक क्रांतिकारी थे भारत के, वो सारे इसके अंदर थे, ठीक है। भगत सिंह भी थे इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 अगस्त, ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि 9 अगस्त 1925 को HRA के जो लोग थे, इन्हीं के द्वारा काकोड़ी जाने वाली ट्रेन में जो लूटपाट हुई थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1925 को की गई थी, ठीक है। 1924 में स्थापना हुई है और 1925 में ये इन्होंने कांड कर दिया है, ठीक है ना। इसको पहले कहा जाता था काकोड़ी कांड, काकोड़ी कांड के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है, काकोड़ी ट्रेन एक्शन इसको कहा जाता है। तो कई बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि काकोड़ी कांड का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो काकोड़ी ट्रेन एक्शन इसको कहा जाने लगा, क्योंकि कांड तो तभी कहेंगे ना जब कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग अंग्रेजों को लूट रहे हैं, तो ये भारतीयों की तरफ से क्या था, एक एक्शन था। तो काकोड़ी ट्रेन एक्शन अब इसका नाम कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इस कांड में कौन कौन लोग थे जो मुख्य रूप से थे, देखिए मैं आपको थोड़े से हाईलाइट कर दूंगा उनके नाम भी। जैसे कि सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। और आपके एक थे बहुत सारे लोग थे, इनको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। जो आपके बख्शी थे, बख्शी कौन, आपके सचिंद्र बख्शी, ये वाले, इनको सजा मिली थी आजीवन कारावास की, ठीक है ना। और आपके चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, वो भाग चुके थे, वो इनसे बच करके भाग गए थे, चंद्रशेखर आजाद। और फिर बाद में जाकर के इनको पकड़ लिया गया था, ठीक है ना। और इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी, ये सभी को पता है। अब जब ये चंद्रशेखर आजाद यहाँ से बच के भाग चुके हैं, तो ये जाते हैं कहाँ पर, किससे मिलते हैं, अपने भगत सिंह से मिलते हैं। और ये जा करके जो HRA है उसको पहली बात तो बैन कर देती है, ये जो ब्रिटिश सरकार है बैन कर देती है HRA को, क्योंकि HRA ने क्या किया है, काकोड़ी में ट्रेन को लूट लिया है, ठीक है। काकोड़ी में ट्रेन को लूट लिया HRA, तो HRA पर तो बैन लग चुका है। अब ये दोनों मिलकर के जो आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर हैं, ये सोचते हैं यार HRA पर तो बैन है, अब हम क्या करें, अब तो थोड़ी मतलब कि एक नई संस्था बनानी पड़ेगी हमें। तो भगत सिंह क्या कहते हैं कि हम नई संस्था नहीं बनाएंगे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और इसको इन्होंने नाम रखा फिर क्या, HSRA, HSRA। अब ये HSRA क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी को मॉडिफाई कर दिया गया और एक नई संस्था तैयार हो गई क्रांतिकारियों के लिए, ठीक है भाई। चलिए, इसका भी क्या उद्देश्य है, वही उद्देश्य है अंग्रेजों को मारना, यानी कि भगाना, एक तरीके से भारत को आज़ाद करना ही सभी का उद्देश्य है यहाँ पर। अब देखिए 1928 में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। साइमन कमीशन आपका भारत आता है, ये आपको याद रखना है, ईयर आपको याद रखनी है 1928 वाली,
ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो सैंडर्स की गोली मार करके हत्या की गई थी, सैंडर्स की कहाँ पर, लाहौर में की गई थी। ये आपको, अगर आप देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये बात। जो आपका सैंडर्स था उसकी हत्या की गई थी लाहौर में, सैंडर्स। और सैंडर्स कौन था, ये सैंडर्स ने क्या किया था, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। थोड़ी सी, एक सेकंड मैं आपको थोड़ी सी जगह देता हूँ यहाँ पर और थोड़ा समझाता हूँ। साइमन कमीशन भारत आया था और गो साइमन के नारे लगे थे भारत में, ठीक है ना। साइमन कमीशन में जब भारत आया था तो गो साइमन के नारे लगाए गए थे भारतीयों द्वारा। क्यों? क्योंकि इसको एक बेकार कानून था, ठीक है ना। गो साइमन के नारे लगे थे और इसमें एक नाम याद निकल के आता है किसका, लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय जो थे उनको क्या किया था, वो भी नारे में थे, वो मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे क्योंकि प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो इनके सिर पर लाठी बरसा दी सैंडर्स ने। अब जो लाठी बरसाएंगे, बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े थे, ठीक है, लेकिन क्रांतिकारी थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये सैंडर्स कौन था, इसने हमारे लाला लाजपत राय को मार डाला था। और सैंडर्स को फिर किसने मार डाला गोली से, हमारे भगत सिंह ने मार डाला। ये आपको याद रखना है। तो ये सैंडर्स की गोली मारकर जो हत्या की गई थी लाहौर में की गई थी, ठीक है ना। हमारे क्रांतिकारी जो कम उम्र के क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, उनमें आपके भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी लोग थे, ठीक है। चलिए, और ठीक है, ये आपको याद रहेगा। सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कब की गई थी, 1928 में ही की गई थी, और 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, इनको ये लगा, जब इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और सुखदेव, ये सभी जो थे, बटुकेश्वर दत्त, ये सभी सोच रहे थे कि भाई हमने सैंडर्स को मार दिया है, सैंडर्स को हमने मार दिया तो ब्रिटिश सरकार हमें छोड़ेगी नहीं। अगर इस केस में ब्रिटिश सरकार ने हम पकड़ लिए तो वो हमें नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। हम पर मुकदमा लग जाएगा मर्डर का और हमें फांसी की सजा हो जाएगी। तो इन्होंने ये सोचा कि हम कोई छोटा मोटा कांड कर देते हैं ताकि हम इस बड़े कांड से बच जाएं। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन सभी ने मिलकर के एक प्लान बनाया और यहाँ पर क्या हुआ, असेंबली में बम फेंक दिया। और बम भी कैसा था, वो खाली बेंचों पर बम फेंका था और मतलब कि एक तरीके से बेकार बम था वो, ठीक है ना, उससे कोई हानि नहीं हुई। लेकिन असेंबली में बम फेंका गया है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा। तो इन दोनों को पकड़ करके क्या हुआ, जेल में डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन फांसी नहीं मिली इनको। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा कांड नहीं था असेंबली में बम फेंकना कि इनको फांसी दे दी जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये किसी जुर्म में गिरफ्तार तो हो गए लेकिन उससे बच गए। जो सैंडर्स इन्होंने मार दिया था उस केस में ये बच चुके थे, लेकिन बस असेंबली में बम फेंकने की वजह से ये बंद हो गए थे जेल में। तो सेफ हो गए एक तरीके से, मरने से तो बच गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनमें भी कुछ घुसपैठिए थे अंग्रेजों के। तो बाद में जा कर के बता दिया था कि हमारे ही क्रांतिकारी जो थे उन्हीं में से किसी ने अंग्रेजों के साथ मिल गया था वो, और उन्होंने बता दिया था कि भाई ये जो बटुकेश्वर दत्त या ये सुखदेव, राजगुरु और ये भगत सिंह हैं, इन्होंने ही किसको मारा था, सैंडर्स को मारा था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फिर सोचा कि यार देखो ये मार करके बैठा है और जेल में बैठा है एक छोटे से जुर्म करके, ठीक है ना। तो भगत सिंह को क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी, ये दे दी गई थी आपको, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी दी गई थी सैंडर्स के हत्याकांड में, ठीक है ना, लाहौर में मारा था, लाहौर षड्यंत्र कांड भी इसको कहा जाता है। तो सैंडर्स की हत्या के केस में इनको फांसी मिली थी। लेकिन ठीक है, लेकिन इनका जुर्म क्या था, जुर्म तो इनका असेंबली में बम फेंकना था, लेकिन वो तो एक छोटा जुर्म रह गया इनका, ठीक है ना। इनका जो बड़ा जुर्म था वो निकल करके सामने आ गया क्योंकि किसी ने मुंह खोल दिया था भगत सिंह के खिलाफ, ठीक है। तो ये तीन लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दे दी गई थी 1931 में। चलिए अब देखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो भगत सिंह के बारे में ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको बताई अब तक। अब देखिए, अब आपको एक याद रखनी है इम्पोर्टेंट चीज़, चलता हूँ थोड़ा सा नीचे। अगर आप याद रख सके तो ये बारदोली आंदोलन को थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। बारदोली आंदोलन भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। हाईलाइट कर दिया है मैंने, PDF आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो इसको बाद में।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट एक बात निकल कर आती है। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। ये रही, ये पूरी लाइन है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अभी गांधी इरविन समझौता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। जब हमारे इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, तो इरविन उस समय क्या था, भारत का वॉइस रॉय था। तो यहाँ पर गांधी जी ने इससे एक मीटिंग की थी, और गांधी जी से सभी को उम्मीद थी कि इनको क्या है, फांसी से बचा लिया जाए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा लिया जाए। अगर गांधी जी चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गांधी जी नहीं बचा पाए। तो गांधी जी के खिलाफ बहुत से लोग आ चुके थे कि भाई देखो तुम बचा सकते थे तीनों को, लेकिन नहीं बचा पाए। ठीक है, तो ये बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में ही हुआ था। और यहाँ पर गांधी जी ने, या कह सकते हैं गांधी जी कुछ मजबूरी रही होगी या जो भी थी बातें, तो वो नहीं बचा पाए किसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, चलिए ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए हाईलाइट है। क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारी कौन कौन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के फंदे से नहीं बचा पाए थे। ठीक है ना, सभी लोग असंतुष्ट थे, जितने भी भारतीय थे, और गांधी जी से नाराज हो चुके थे सभी लोग इसी बात को लेकर के। ठीक है, चलिए अब देखो, अब गोलमेज सम्मेलन निकल के आता है एक सामने, कब से कब तक हुए थे, तो 1930, 1931 और 1932। ये बस 3 आपको याद रखने हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था आपका 1931 में, और तीसरा हुआ था आपका 1932 में। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कब कब हुए। तो 30, 31, 32 में आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे। अब आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था भाई। इसमें क्या हुआ था, पूना पैक्ट आपका भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर हमारे, ये गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि भाई देखो तुम इनको तो देख ही नहीं रहे, जो भी पिछड़े लोग हैं, ठीक है ना, जो भी पिछड़ा समाज है, इनको आप नहीं देख रहे। तो पूना समझौता पूरी तरीके से क्या था, पूना पैक्ट भी इसको कहा जाता है, दलितों को समर्पित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं पाकिस्तान की मांग के बारे में थोड़ा सा, देखो मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान की मांग कैसे कैसे हुई, या पाकिस्तान कहाँ से आ गया। तो पाकिस्तान की मांग की थी किसने, जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना हुए थे, भारत के ही थे। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना पहले तो देखिए भारत ही था, पाकिस्तान तो था नहीं। तो मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, जैसे कांग्रेस के लीडर उस समय महात्मा गांधी थे, उसी तरह मुस्लिम लीग के एक लीडर थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने 1940 में कहा था कि हमें अपना अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए जो कि पाकिस्तान के नाम से होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में, किसने, जिन्ना ने। ये आपको याद रखना है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए किसने स्थापना की थी इसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। ठीक है, चलिए और देखिए, और मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नाम आपको बताता हूँ। क्रिप्स, ये आता है क्रिप्स प्रस्ताव। अब क्रिप्स प्रस्ताव क्या है ये, तो 30 मार्च 1942 को आया था ये क्रिप्स प्रस्ताव। और 1942 में ही क्या हुआ था, 1942, ये टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, अब देखिए और क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, 30 मार्च 1942 को, हाँ यहाँ पर एक चीज़ हुई थी, क्रिप्स प्रस्ताव क्यों आया था भारत, पहले बात तो ये। तो 1942 में क्या था, जापान की जो फौज थी, जापान देखिए इस समय तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1942 का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो जापान जो है, तो वहाँ की फौज ने कब्जा कर लिया था किस पर, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि अंडमान निकोबार हमारा द्वीप समूह, इस पर कब्जा था जापान का। ये बाद में चल करके किसने छुड़ाया था, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने छुड़ाया था। ठीक है, अब देखिए तो अंग्रेजों को क्या लगा यार, देखो, और जापान देखिए अंग्रेजों के खिलाफ है, जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1942 के आसपास का। ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ है जापान, तो जापान से एक तरीके से दुश्मनी थी अंग्रेजों की, ये आपको याद रखना है। तो क्रिप्स प्रस्ताव इसी वजह से भारत लाया गया था कि भाई देखो कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, कैसे इससे मतलब कि सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, 1942 का ही टाइम पीरियड है ये, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था ये। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था 1942 में। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट था। अब ये 3 आंदोलन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। एक तो 1920 वाला,
1930 वाला, और एक आपका 1942 वाला। 1920 में आपका असहयोग है, यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे। 1930 में आपका अवज्ञा आंदोलन है, यानी कि हम विरोध करेंगे, ठीक है। और 1942 में हमने क्या कर दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का ही मतलब कि शुरुआत कर दी। और यहाँ पर एक नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो का। करो या मरो का यहाँ पर नारा भी गांधी जी ने दिया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब आता है आपका कैबिनेट मिशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैबिनेट मिशन कब ये क्यों आया था, कब आया था, देखते हैं इसके बारे में थोड़ी जानते हैं बातें। एक सेकेंड, हाँ, कैबिनेट मिशन आया था भारत में 26 जुलाई 1945 को, ठीक है। अब देखिए उस समय जो ब्रिटेन है, यानी कि इंग्लैंड वाला जो क्षेत्र है ब्रिटेन का, उसके प्रधानमंत्री एटली हैं। उन्होंने यह कह दिया था कि हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद करेंगे, जल्दी से जल्दी आज़ाद करेंगे भारत को, लेकिन आप लोग हमें ये तो बताओ कि आप भारत को संभाल भी सकते हो या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, हमारी अंतरिम सरकार भी बनी थी, अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ था। उसमें बहुत सारे मंत्री बने थे भारत के, जो कि भारत का क्या था, सत्ता उन्होंने चला करके दिखाई थी कि देखो हम चला सकते हैं भारत को, तब जा करके हमें आज़ादी वगैरह मिली थी। तो लास्ट में एक चीज़ आती है, माउंटबेटन योजना। अब ये माउंटबेटन देखिए कैबिनेट मिशन का काम यही है कि भारत में एक बार ये देखना कि भारत के लोग चला पाते हैं सत्ता को या ठीक से या नहीं, कि अगर हम आज़ाद भी कर जाएं भारत को और ये आपस में ही बढ़ते फिरें, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन का ये उद्देश्य था। अब इसके बाद माउंटबेटन योजना है एक। माउंटबेटन योजना देखिए, जो भारत के लास्ट के वॉइसरॉय थे जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो उनका नाम था माउंटबेटन। ये 1947 में ही भारत में आए हैं बन करके वॉइसरॉय। और आते ही इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, अलग अलग दो संस्था कह सकते हैं, अलग अलग दो पार्टी थी, मुस्लिम लीग और आपकी कांग्रेस। कांग्रेस के आपके गांधी जी अध्यक्ष थे उस समय, और आपके मुस्लिम लीग अध्यक्ष नहीं, लीडर, और आपके मुस्लिम लीग के लीडर कौन है, वो है आपके जिन्ना, ठीक है। अब इन दोनों से मिलते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग जरूर करता है, वो मानते ही नहीं कि भाई नहीं हम मानेंगे ही नहीं, हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। तो माउंटबेटन देखिए एट द एंड बाद में जितनी भी परिस्थितियां हुई होंगी, बाद में आते आते माउंटबेटन ने घोषणाएं काफ़ी कर दी, ठीक है ना। एक रेड क्लिफ नाम की एक रेखा खींची गई, एक रेड क्लिफ व्यक्ति हुए थे, ठीक है, रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति हुए थे, जो कौन थे, माउंटबेटन के दोस्त थे, ठीक है, ब्रिटिश थे वो भी। दोनों मीटिंग कर रहे हैं बैठ करके, माउंटबेटन और आपके रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ ने एक रेखा खींच दी कि भाई इससे इधर का पाकिस्तान होगा और इससे इधर का आपका इंडिया होगा या भारत होगा। तो इसी वजह से उसका नाम आपका रेड क्लिफ लाइन पड़ा है, जो कि भारत और कहाँ, पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये रेड क्लिफ लाइन खींचने के बाद ही आपके भारत अलग देश बना और पाकिस्तान आपका अलग देश बना। तो 1947, अब देखिए, अब भारत और पाकिस्तान बराबर, मतलब कि साथ ही साथ, देखिए भारत तो पहले से है, पाकिस्तान तो इससे अलग हुआ है। लेकिन भारत आपका 15 अगस्त को बनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, लेकिन पाकिस्तान आपका 14 अगस्त को बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जो आपका रात का समय था, 12 या 1 बजे के आसपास का टाइम था जब एक बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान ने तो रात को ही बना लिया, ठीक है। तो इसी वजह से वो 14 अगस्त को बनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। लेकिन भारत ने अगले दिन मनाया, ठीक है, तो उसको वो 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा हमारा भारत। तो ये चीज़ें थी आपकी तृतीय चरण में, यानी कि जो आपका तीसरा चरण था, वो सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी देखो सारी मैं आपको कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपको नोट्स जो है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे और व्हाट्सएप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक आपका बायो में हैगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और शेयर कर दिया करो क्लास को, और लाइक भी कर देना आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये PDF मैं शेयर कर ही दूंगा थोड़ी बहुत देर में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।